तो सबसे पहले हम वेजेस का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि वेजेस होते क्या हैं. Wages are perhaps the most vital and difficult single factor affecting the relations between the management and the workers. The importance lies in the fact that it concerns with the class of society which has the greatest numerical strength and which is most dissatisfied with the present economic setup. देखिए, अगर मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच की रिलेशनशिप की बात की जाए तो उनके रिलेशनशिप इफ़ेक्ट होते हैं सिर्फ वेजेस के कारण. ठीक है, यानी कि अगर मैनेजमेंट वर्कर्स को वेजेस ऑन टाइम नहीं देगा या कट करके देगा या उनका 10% कट या 20% कट इस तरीके से देगा तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच के रिलेशन ख़राब होने के चांसेस रहेंगे. प्लस वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी भी अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी अच्छी रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनकी नीड्स, बेसिक नीड्स फुलफ़िल हों. और बेसिक नीड्स उनकी किस पर डिपेंड करेगी? अपने वेजेस पे, अपनी एक तरीके से आप पूछ सकते हैं सैलरी या पारिश्रमिक भुगतान पर. तो in fact most of the grievances are developed for over the determination of wages and salaries than any area. मीन्स ज़्यादातर कहीं पर भी कॉन्फ्लिक्ट अगर अराइज होता है वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में या बॉस के बीच में, उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि उनकी सैलरी में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है या वेजेस के अंदर. यानी अगर आप उनको उनके काम के अकॉर्डिंग सैलरी और वेजेस नहीं दे रहे तो कहीं ना कहीं वर्कर्स अपनी फुल प्रोडक्टिविटी नहीं देंगे. Therefore, in maintaining industrial peace, higher production and efficiency, the wage system plays an important role. तो वेज सिस्टम अल्टीमेटली एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. रीज़न, अगर उनकी बेसिक नीड्स फुल होंगी, अगर उनको टाइम से सैलरी मिलेंगी, वेज मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं वो अपने काम में ध्यान लगाएंगे और अपने, अगर कंपनी के कोई टारगेट्स हैं, फैक्ट्री के कोई टारगेट्स हैं कि हमें 1 मंथ के अंदर इतना प्रोडक्शन करना है, तो वो अपने वर्कर से ये चीज़ें निकलवा पाएंगे. बट अगर आपने उनको 2 महीने से अपना उनका पारिश्रमिक भुगतान यानी वेज नहीं दिया है तो कहीं ना कहीं जब वो मेंटली पीस नहीं होगा उनके, तो प्रोडक्टिविटी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो इंडस्ट्रियल पीस जो कहा गया है वो यही कहा गया है कि जो वर्क प्लेस है, जो इंडस्ट्री है, जो फैक्ट्री है, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं शांति बनी रहे. अदरवाइज़ अगर वर्कर्स स्ट्राइक पे आ गए, आपने 2 महीने से उनको वेज नहीं दिया, ठीक है, उनका भुगतान नहीं किया, तो वो स्ट्राइक पे आ गए तो इंडस्ट्रियल पीस तो अफेक्ट हो गई. ठीक है, प्लस प्रोडक्टिविटी पे भी फ़र्क पड़ेगा, आपका सारा काम रुक जाएगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, अल्टीमेटली लॉस में चले जाएंगे. तो इन सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेज, यानी पारिश्रमिक भुगतान या सैलरी जिसे आप कहते हैं किसी भी वर्कर की. द पेमेंट ऑफ वेज इन इंडस्ट्री इज़ एज ओल्ड एज द इंडस्ट्री itself. तो ये जो पारिश्रमिक भुगतान जो देते हैं ये इंडस्ट्री में बहुत टाइम से चला आ रहा है. जैसे अगर आपने देखो पर आवर के बेसिस पे होता है, यानी प्रति घंटे के अकॉर्डिंग, या फिर एक पूरे दिन आपने किसी वर्कर को लगा रखा है तो आप उसे भुगतान करते हैं. तो ये अलग अलग टाइप्स हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे. However, the factory system gave birth into the modern wage system. देखिए, जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो तो उनका वेज का जो देने का सिस्टम है वो पुराना है, पर जो फैक्ट्रीज़ अभी दे रही हैं सिस्टम वो नया मॉडर्न, या आप बोल सकते हैं मॉडर्न वेज सिस्टम है. इसे क्यों कहा गया है? क्योंकि मॉडर्न वेज सिस्टम इसलिए क्योंकि वो वेज के अलावा उन्हें कुछ ना कुछ एक तरीके से पर्क, जैसे आप बोलते हैं इंसेंटिव बोलते हैं, वो भी देती है. जैसे किसी को कन्वेंस दे दिया या फिर मेडिकल एड दे दिया, तो ये सब चीज़ें भी इंक्लूड हो जाती है. तो ये मॉडर्न वेज सिस्टम हो गया. वेज कॉन्स्टिट्यूट द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इनकम ऑफ वर्कर्स फॉर देयर लेबर और सर्विस. जो पारिश्रमिक भुगतान है वो कहीं ना कहीं वर्कर्स का मेन सोर्स यानी मुख्य सोर्स हो गया, जहाँ से वो अपना घर चलाते हैं और उन्हें अपनी सर्विस के लिए
अपनी मेहनत के लिए ये सब मिलता है। Wages of the workers primarily determines his standard of living because it is a means of purchasing power to fulfill his basic and other needs. For employer, wages form a significant part of cost of production or distribution. देखिए, जो वर्कर की वेज होती है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो वर्कर की वेज होती है वो डिटरमिन करती है, वर्कर की वेज डिटरमिन करती है उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब कि एक वर्कर की परचेजिंग पावर को डिफ़ाइन करती है कि वो उसे कितना पैसा मिलता है और वो कैसे अपनी बेसिक और जो ज़रूरत की नीड्स हैं उनको कंप्लीट करता है। एम्प्लॉयर के लिए वेज इम्पॉर्टेंट पार्ट कैसे रोल प्ले करती है? देखिए, एम्प्लॉयर यानी कि जो पैसा दे रहा है, एम्प्लॉय जो पैसा ले रहा है, ठीक है। तो एम्प्लॉयर के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि हम अभी स्टार्टिंग से एक ही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि अगर एम्प्लॉयर टाइम पे पैसा देगा एम्प्लॉय को, तो कहीं ना कहीं भुगतान अगर वो टाइम से करेंगे तो एक इंडस्ट्रियल पीस बना रहता है, जिससे प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है किसी भी काम की। ओके, नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस एंड प्रॉफिट डिक्रीजेस विथ हायर वेजेस। देखिए, अगर अब वेज देने में क्यों प्रॉब्लम होती है अगर हम देखा जाए इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में, क्योंकि देखिए अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज़ होती है, जैसे कोई भी प्रोडक्ट है XYZ जिसका प्रोडक्शन हुआ है, अगर हम उसकी वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं और वेज भी इंक्रीज़ कर देते हैं, मतलब लोगों को जो हम भुगतान कर रहे हैं वो हमने 10% इंक्रीज़ कर दिया, तो जो प्रॉफिट ओवरऑल मिल रहा है ओनर को, मालिक को जो प्रॉफिट मिल रहा है वो कम होता है। अगर सपोज़ कीजिए मैंने कॉस्ट की प्रोडक्शन बढ़ा दी, ठीक है, पर मैंने वेज इंक्रीज़ नहीं की लोगों की, तो जो प्रॉफिट मुझे 5% हो रहा था वो मुझे 10% हो रहा है। अगर मेरी सेल उतनी है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब मुझे फ़ायदा हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट होता है। द एम्प्लॉयर इज़ इंटरेस्टेड इन कंट्रोलिंग एंड रिड्यूसिंग लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो अल्टीमेटली जो एम्प्लॉयर होता है उसका एक ही फोकस होता है, उसका फोकस ये होता है कि कैसे ना कैसे मैं अपना प्रॉफिट बनाऊँ, यानी मैं अपना बिजनेस बनाऊँ, ठीक है। तो अगर मैं प्रोडक्ट की कॉस्ट को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने प्रोडक्ट की कॉस्ट 10% इंक्रीज़ कर दी और वेज जो लोगों को मैं पारिश्रमिक भुगतान दे रहा हूँ, वेज दे रहा हूँ वर्कर्स को, वो उनका उतना ही है, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। इसलिए जो एम्प्लॉयर होता है उसका बहुत कम इंटरेस्ट होता है लेबर कॉस्ट में, ठीक है। वो हमेशा लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहता है कि मेरा बिजनेस बढ़ता रहे, मेरा प्रॉफिट बढ़ता रहे, पर जो मेरी लेबर कॉस्ट है, यानी जो मैं लोगों से काम ले रहा हूँ, वो कम से कम और कंट्रोल्ड वे में उन्हें पैसा दूँ, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं वर्कर्स के लिए बेनिफिशियल नहीं होता, क्योंकि एक लिमिट बाद जब क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, सब चीज़ें महंगी हो रही हैं, और अगर उनकी वेज नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा, वो अपनी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वो अपनी बेसिक नीड्स फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे, वो बच्चों की स्कूल फीस नहीं भर पाएंगे, तो अल्टीमेटली उनका मेंटल पीस इफ़ेक्ट होगा, और जब मेंटल पीस वर्कर्स का इफेक्ट होगा तो प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा, एंड किस पे इफेक्ट पड़ेगा, इंडस्ट्रियल पीस पे। ओके, कंसेप्ट ऑफ वेजेस। द रिन्यूमरेशन पेड टू द वर्कर इज कॉल्ड अ वेज। तो जो भी पारिश्रमिक मेहताना जिसे आप बोलते हैं, वो हम जो देते हैं वर्कर्स को, उसे वेज बोलते हैं, ठीक है। इट कैन बी डिफाइंड एज द रिन्यूमरेशन पेड फॉर द सर्विस रेंडेड बाय द वर्कर्स। अब ये हम पारिश्रमिक भुगतान कैसे देते हैं, जो भी वर्कर्स सर्विस दे रहे हैं उसके बेस पे हम इन्हें ये भुगतान करते हैं। वेजेस कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रिन्यूमरेशन पेड अंडर कॉन्ट्रैक्ट बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय फॉर द वर्क परफॉर्म्ड बाय हिम।
तो वेजेस को और भी तरीके से डिफ़ाइन किया गया है, जैसे कि जो भी रेन्यूमरेशन हम यानी पारिश्रमिक भुगतान जो कॉन्ट्रैक्ट के अंडर दे रखा है, जैसे अगर सपोज़ कीजिए एक एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, ठीक है, कि भाई इतने घंटे काम करेगा ये, तो हम उसको इतना पारिश्रमिक भुगतान दे देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग भी वेज दी जा सकती है। वेज में बी डिफाइंड एज द प्राइस ऑफ लेबर हायर्ड और एम्प्लॉयड। तो एक तरीके से वेज को हम ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, जो भी हमने लेबर हायर की है, यानी कि अगर मैंने फैक्ट्री में जो लेबर रखी है अपना काम कराने के लिए, वो कितना प्राइस है उसका बेसिकली, ठीक है, तो इसे भी हम वेज की तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, वेजेस should be sufficient to satisfy the ordinary needs and necessities of the worker, provide him some comfort of life and help him in maintaining his standard of living। तो स्टार्टिंग से जो पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, जो बार बार ये कहना चाह रहे हैं, वो यही है कि जो वेजेस हैं वो हमेशा इतनी होनी चाहिए कि वर्कर्स की जो बेसिक नीड्स है, ऑर्डिनरी नीड्स हैं, नेसेसिटीज़ हैं, यानी जो ज़रूरत है, उनको पूरी कर सके। और वो भी अपना एक, ये नहीं है कि उन्हें बहुत हाई फाई लिविंग चाहिए, पर एक स्टैंडर्ड लिविंग वो अफोर्ड कर सकें, जिसमें उन्हें 2 वक्त का खाना, बच्चों की एजुकेशन, कुछ मेडिकल असिस्टेंस चाहिए हो, कोई बीमार हो जाए उनके घर में, ये सब वो अफोर्ड कर सकें, ठीक है। तो वेजेस को डिफ़ाइन किया गया है 2 तरीके से, नॉमिनल वेज और रियल वेज। इसमें वेजेस को 2 टाइप से डिफ़ाइन किया गया है। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजेस हैं, जो मिनिमम वेज, जैसे एक तरीके से नॉमिनल और रियल वेज, ये 2 ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, ठीक है, टाइप ऑफ वेजेस में। उसके बाद रियल वेज को आप कह सकते हैं मिनिमम वेज, फेयर वेज, या फिर ये वेजेस वो हैं जो कि 1948 से 1966 का जो ड्यूरेशन था, तब ये कंसेप्ट थे मिनिमम वेज, फेयर वेज के। तो ये एक टाइप ऑफ वेजेस हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आपके जो वेजेस चैप्टर है उसके अंदर कंसेप्ट ऑफ वेज है, देन टाइप ऑफ वेजेस हैं, फिर हम कुछ प्लान्स पढ़ेंगे, इनके फैक्टर्स जो इफेक्ट होते हैं वो पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।